अचानक प्लेन में एक धमाकेदार आवाज होती है और यात्रियों को चाय पिला रही एयर होस्टेस क्लारा बेली लैंसिंग हवा के साथ उड़ जाती है, जिसकी बॉडी कभी बरामद नहीं की जा सकी। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। ये तब घटी जब बोइंग 737 फ्लाइट हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए उड़ान भरती है, पर हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि छोटी सी सुराख बड़ी होती चली गई। ये इतनी बड़ी हो गई कि विमान की 19 फीट से भी ज्यादा छत 24,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ही बिखर गई। शायद आप भी ये जानते हो कि आसमान में ऊंचाई के साथ हवा का दबाव घटता जाता है और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। ऐसे हालात में 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन की छत उखड़कर उड़ जाना, जरा सोचिए, खुले आसमान में 24,000 फीट की ऊंचाई पर तेज हवा, शून्य से भी कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी, ये सब कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठेगी। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। अमेरिका के हवाई प्रांत में हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु के लिए अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 2438 ने 28 अप्रैल 1988 को उड़ान भरी। सब कुछ ठीक था। विमान पर 90 यात्री और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 95 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को रॉबर्ट स्कॉन्सथीमर और मैडलिन टॉम्किंस उड़ा रही थी। 8,500 घंटे हवाई जहाज उड़ा चुके रॉबर्ट स्कॉन्सथीमर पायलट टीम के कप्तान थे, जिन्हें 8500 में से 6700 घंटे का अनुभव बोइंग 737 उड़ाने का ही था। उनके साथ को पायलट सीट पर मैडलिन टॉम्किंस थी। मैडलिन को 8,000 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जिसमें से 3500 घंटे बोइंग 737 के थे। ये फ्लाइट उस उड़ान से पहले उसी दिन 3 रिटर्न उड़ान भर चुकी थी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। दरअसल फ्लाइट के उड़ान भरने से पहले पायलट द्वारा फ्लाइट का एक रूटीन चेकअप किया जाता है कि फ्लाइट के किसी हिस्से में डैमेज या तकनीकी खराबी तो नहीं हुई, जिसे पायलट ने नजरअंदाज कर दिया और 50 मिनट के इस हवाई सफर के लिए बोइंग 737 फ्लाइट को रनवे से टेक ऑफ किया। फ्लाइट हिलो के लोकल समय से दोपहर 1:25 पर उड़ान भरती है और करीब 1:48 पर वो 24,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। तभी प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को अजीब सी आवाज सुनने को मिलने लगी, जैसे किसी होल से बहुत ही तेजी से हवा बह रही हो। देखते देखते प्लेन के लेफ्ट पार्ट का छत टूटकर प्लेन से अलग हो गया, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर का एयर प्रेशर बढ़ गया। पहले जो प्लेन का छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ था, वही चीज टूटते टूटते तकरीबन 19 फीट तक लंबा हो गया। यह हिस्सा प्लेन के कॉकपिट से प्लेन के विंग तक लंबा था। इसके बाद प्लेन में अफरा तफरी मच गई। हुआ यूं कि उड़ान से पहले फ्लाइट में एक छोटी सी सुराख थी, पर हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि छोटी सी सुराख बड़ी होती चली गई और विमान की 19 फीट से ज्यादा छत हवा में बिखर गई। पहले पायलट को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जो भी हो, पायलट टीम को उस विमान को उड़ाने का बहुत बढ़िया अनुभव था और शायद यही अनुभव विमान पर सवार 94 लोगों के काम आया। प्लेन की छत जब पहली बार उखड़ी तो मैडलिन फ्लाइट उड़ा रही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद रॉबर्ट ने कमान संभाल ली। उस वक्त ये एयरक्राफ्ट किसी पेंडुलम की तरह बाईं तरफ तो कभी दाईं तरफ झुक रहा था और इस डिसबैलेंस की वजह से प्लेन को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान प्लेन में मौजूद सभी ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया और कप्तान ने प्लेन को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश की। एयरक्राफ्ट में मौजूद स्पीड ब्रेकर को इस्तेमाल किया, जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में आसानी हो। उस समय प्लेन के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मावी आइलैंड पर था। सबसे खुशकिस्मती की बात यह थी कि जब यह हादसा हुआ तब प्लेन में मौजूद सभी यात्री अपने सीट बेल्ट बांधे हुए थे, नहीं तो हवा इतनी तेज थी कि प्लेन में मौजूद सभी लोग खुले आसमान में उड़ रहे होते। जब प्लेन के अंदर ये सब हो रहा था तब प्लेन के कप्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल मावी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हालात इतने बदतर हो गए कि प्लेन के पायलट एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे और इशारे के जरिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ कि प्लेन के अंदर बहुत ही तेजी से हवाएं चल रही थी, जिससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पायलट को ये तक पता नहीं चल रहा था कि उनका रेडियो सिग्नल काम कर रहा है या नहीं और उनका इमरजेंसी मैसेजेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल मावी तक डिलीवर हुआ भी या नहीं। जब तक ट्रैफिक कंट्रोल तक मैसेज पहुंचा तब तक ही प्लेन जमीन के 24,000 फीट की ऊंचाई से 14,000 फीट तक आ चुका था। सिग्नल पहुंचते ही मावी एयरपोर्ट के स्टाफ इमरजेंसी लैंडिंग की फुल तैयारी में जुट गए, लेकिन एयर कंट्रोल टावर के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। एयरक्राफ्ट को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि प्लेन के कप्तान ने जल्दी में सिर्फ यही कहा था कि एयर डिफेंस की वजह से एयरक्राफ्ट में रैपिड डिकम्प्रेशन हुआ है, लेकिन फ्लाइट की करंट कंडीशन के बारे में डिटेल्स में बताने का टाइम कप्तान के पास नहीं था। देखते ही देखते प्लेन जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। कप्तान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और स्पीड ब्रेक को बंद किया। इधर प्लेन तेजी से मावी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था।
क्या होगा कुछ भी समझ पाना कप्तान के लिए मुश्किल था। प्लेन के कप्तान के इशारे के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे किया, लेकिन लैंडिंग गियर का इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा था। इससे सिर्फ दो ही बात हो सकती थी, या तो वो इंडिकेटर खराब हो चुका था या फिर सचमुच में लैंडिंग गियर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम कम नहीं था कि दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। रनवे करीब आ चुका था। रनवे के करीब आते ही प्लेन के लेफ्ट वाले इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कप्तान ने लेफ्ट वाला इंजन दोबारा चालू करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। इतनी मुसीबत के बाद भी दोनों पायलट ने फ्लाइट को उड़ान के महज 13 मिनट के अंदर करीब 1:58 पर मावी आइलैंड के लिए कहूलुई एयरपोर्ट के रनवे को टच किया और सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंड करवा दिया। लैंडिंग सेफ रही। इससे पहले कि प्लेन आग के आगोश में जाए, लैंडिंग के तुरंत बाद पायलट ने सारे यात्रियों को इमरजेंसी तरीके से बाहर निकाला। विमान पर सवार 95 में से 94 यात्री सुरक्षित थे। इस भयानक हादसे में मात्र एक की जान गई और वो एयर होस्टेस क्लारा बेली थी। इनके अलावा विमान पर 65 लोग घायल तो हुए, लेकिन इनकी जान बच गई। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिस एयरपोर्ट पर विमान उतारा गया वो एयरपोर्ट इस तरह के हादसे के लिए तैयार नहीं था, इसलिए यात्रियों को तुरंत अस्पताल ले जाने में बड़ी परेशानी हुई। हालांकि हादसा तकरीबन 15 मिनट लंबा था, लेकिन ये 15 मिनट फ्लाइट पर सवार यात्रियों के लिए 15 युगों के बीत जाने जैसा था। यात्री गेल यामामोटो ने जांच के दौरान बताया कि उन्होंने फ्लाइट में चढ़ते वक्त ही एक दरार देखा था, लेकिन इसके बारे में किसी को बताया नहीं। हादसे की जांच के बाद अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने अलोहा एयरलाइंस को इसके लिए दोषी पाया, जिसने 19 साल पुराने विमान की ठीक से जांच परख के बिना इसे उड़ाने की इजाजत। जांच में विमान मेंटेनेंस टीम को इसके लिए दोषी ठहराया गया। जांच में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी दोषी माना गया, क्योंकि विमान को ठीक से जांचे बिना क्लियरेंस देने के लिए उसकी जवाबदेही बनती थी। हादसे के बाद पुराने विमानों को क्लियरेंस देने के कई नियम कड़े कर दिए गए ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो। एक नियम यह आया कि 34,000 घंटे की उड़ान के बाद विमान का एयर फ्रेम यानी उसके पूरे ढांचे को उड़ान से हटा लिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? क्या उस शख्स की जिसने फ्लाइट में चढ़ते वक्त उस दरार को देखकर भी अनदेखा किया, या फिर मेंटेनेंस टीम की, या फिर कम समय में अत्यधिक उड़ान की थी? आपकी नजर में जो भी हो हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लिखना ना